स्वागत है हमारे YouTube चैनल साइंस प्लस में। तो आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बायोलॉजी चैप्टर नंबर 16 है पर्यावरणीय मुद्दे पर। ये आप लोग को 2024 में छपने वाले प्रश्न हैं। तो आइए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या होने वाला है। चलिए, आज के पहला प्रश्न है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है। तो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये है ओजोन, ये ओजोन है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, और ये मेथेन है। तो क्वेश्चन कहा गया है कि फोटोकेमिकल स्मॉग में कौन हमेशा उपस्थित रहता है। तो ये आपका CO2, O3, SO2, CH4। तो ये हमेशा आपको फोटोकेमिकल स्मॉग में O3 यानी ओजोन लेयर जो होता है वो रहता है आपको फोटोकेमिकल में। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा है कि एलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है। यह भी 2023 का प्रश्न है। नेक्टर, विटामिन, आविश, फेरोमोन, यानी एलोपैथी किसके स्राव के कारण होता है। तो नेक्टर है, विटामिन है, आविश है, फेरोमोन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आविश होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा इनमें से किस में बनता है। ये 2018 और 2022 का प्रश्न पूछा गया है। सल्फर डाइऑक्साइड, पैन एवं धुआं, ओजोन, पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन। इनमें से ऑप्शन इसका, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन, पैन एवं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा है कि वायुमंडल के निचले भाग से शिखर तक वायु स्तंभ यानी कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में पाई जाती है। ये 2018 का प्रश्न है। डाल्टन इकाई, अरब इकाई, पास्कल इकाई, इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल में निचले भाग में शिखर तक वायु स्तंभ कॉलम में ओजोन की मोटाई किस इकाई में पाई जाती है, वो आपका डाल्टन इकाई होता है। ये डाल्टन इकाई होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस यानी है। तो BSB यानी 2018 में ये भी प्रश्न किए गए। मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इनमें से सभी। तो इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस इफेक्टेड है। तो मीथेन होता है, CH4 भी होता है, CFC है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CFC होता है यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और ये लास्ट ऑप्शन है कि इनमें से सभी। तो ये सभी ग्रीन हाउस इफेक्टेड को प्रभाव करता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है ओजोन क्षय से, हरितगृह प्रभाव से, जल प्रदूषण से, वन्य जीवन का संरक्षण से। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हरितगृह प्रभाव से, यानी ग्रीन इफेक्ट, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट से। हाँ, ये क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रासायनिक पदार्थ ओजोन परत पर असर डालता है।
क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन, हेक्साफ्लोरोकार्बन, मोलक्यूलर कार्बन। तो आपको बता दें हम कि जो रासायनिक पदार्थ है ओजोन परत पे सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है तो वो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC होता है, वो आपका सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है ओजोन लेयर पर। ठीक है, अगले प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न अगला है आपका 8वां प्रश्न है कि ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, पोटेशियम। यानी ओजोन के विघटन में कौन सा तत्व उत्प्रेरक के लिए यानी उत्प्रेरक में के रूप में कार्य करता है? उत्प्रेरक बिना अभिक्रिया में भाग लिए हुए किसी समीकरण को प्रभावित कर देता है, उसी को हम लोग उत्प्रेरक कहते हैं। तो ये क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम है। तो ओजोन में जो आपका उत्प्रेरक का कार्य करता है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, Cl जो क्लोरीन होता है। ठीक है, अगले आप प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है? यानी ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, हीमोस्फीयर। यानी ओजोन परत किस स्तर पर पाया जाता है? तो स्ट्रेटोस्फीयर के रूप में यानी स्तर पर पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 10वां है कि अम्लीय वर्षा किस प्रकार के प्रदूषण के अंतर्गत आता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो अम्लीय वर्षा जो होता है वो वायु प्रदूषण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अम्लीय वर्षा। अगला प्रश्न है आपका कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभाव से आया? 1986, 1989, 1992, 1993। यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभाव में आया? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी में। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि 1984 की भोपाल गैस त्रासदी हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनाइड संबंधित है। यानी DDT से, अमोनिया से, CO2 और जल से। यानी 1984 की भोपाल गैस त्रासदी हुई क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनाइड संबंधित है। DDT, अमोनिया, CO2, जल। यानी किससे संबंधित है आपका ये? तो आपको बता दें हम कि इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा जल, यानी H2O के लिए आइसोसाइनाइड संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है। यानी फ्लोराइड प्रदूषण मुख्यतः प्रभावित करता है दांतों को, वृक्क को, मस्तिष्क को, हृदय को। तो फ्लोराइड जो प्रदूषण होता है यानी F2 फ्लोराइड जो प्रदूषण होता है मुख्यतः प्रभावित करता है तो वो दांतों को प्रभावित करता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है कि जलाशयों में पोषकों की अधिकता उत्पन्न करती है स्थिरीकरण, सुपोषण, अनुक्रमण, इनमें से कोई नहीं। तो जलाशयों में पोषकों की अधिकता उत्पन्न करती है वो स्थिरीकरण है, सुपोषण और अनुक्रमण है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपको हम बता दें कि बी नंबर इसका जवाब हो जाएगा सुपोषण के लिए जाना जाता अधिकतम उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण है। ये 2009 में प्रश्न किया गया था। यानी बढ़ी हुई त्वचा कैंसर एवं उच्च उत्परिवर्तन दर का कारण है अम्ल वर्षा, ओजोन क्षरण, CO2 प्रदूषण, CO प्रदूषण।
यानी जो बढ़ी हुई त्वचा जो कैंसर होता है वो हमारा ओजोन क्षरण के माध्यम से होता है, यानी O3 इसका सूत्र होता है। ये आपका त्वचा कैंसर के लिए होता है। चलिए अगला हम जानते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि प्राकृतिक वायु प्रदूषण है परागकण, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस, एरोसोल, फ्लोराइड्स। यानी 17वां है कि निम्नलिखित 16वां है कि प्राकृतिक वायु प्रदूषण है तो परागकण, ज्वालामुखी से निकलने वाली गैस, एरोसोल, फ्लोराइड्स। तो प्राकृतिक वायु प्रदूषण जो होता है वो होता है ज्वालामुखी से निकलने वाली गैसें होती है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है 17 की निम्नलिखित में कौन सी एक गैस जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यहाँ पे ग्रीन गैस हो जाएगा। कौन सी एक ग्रीन यानी ग्रीन हाउस यानी गैस ग्रीन यहाँ पे हो जाएगा, गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये 2010 में प्रश्न किया गया है। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और ये हाइड्रोजन। तो आपको बता दें कि ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएगा, हाइड्रोजन, जो ग्रीन हाउस इफेक्टेड नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। मिनी माता रोग होता है, मिनी माता रोग होता है क्रोमियम द्वारा, कैडमियम के द्वारा, मिथाइल मरकरी के द्वारा, रेडियो एक्टिव तत्व के द्वारा। तो किसके द्वारा मिनी माता रोग होता है? तो मिथाइल मरकरी द्वारा। ये राइट आंसर हो जाएगा, मिथाइल मरकरी द्वारा होता है। चलिए अगला प्रश्न है कि म्यूटाजेनिक प्रदूषक है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, रेजिन्स, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड। यानी म्यूटाजेनिक प्रदूषण कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, हाइड्रोकार्बन। चलिए अगला प्रश्न है, प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है। ये 2016 का प्रश्न है। यानी प्रदूषण जो अम्ल वर्षा करता है, ये 2016 का प्रश्न। ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा हमारा अम्ल वर्षा कराता है, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, ये सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा कराता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि वर्षा अम्ल वर्षा कहलाती है जब इसका पीएच वैल्यू कम होता है। ये 2022 का प्रश्न है। 7 से यानी 7 से कम होता है, 6.5 से कम होता है, 6 से कम होता है, 5.6 से कम होता है, तो तब जाके हमारा अम्ल वर्षा होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा के पीएच वैल्यू 7.6 से कम होते हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है। जल प्रदूषण का सामान्य सूचक जीव है लेम्ना पैंसिकोसेस्टा, आइकॉर्निया क्रैसिप्स, इस्चोरेजिचिया कोलाई, एंटामीबा हिस्टोलिका। ये आपका 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्चेरिचिया कोलाई। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सल्फर डाइऑक्साइड का प्रदूषण नष्ट करता है लाइकेन, कवक, शैवाल, मछली। यानी लाइकेन, कवक, शैवाल, मछली। तो ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक नष्ट करता है, तो लाइकेन का नष्ट करता है। चलिए अगला है प्रश्न कि वाहित मल जल के शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं
जंतु, प्लवक, मछलियां, जीवाणु, इनमें सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु, यानी शुद्धिकरण में क्रियाशील होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। अगला प्रश्न है, मीनामाटा रोग उत्पन्न होता है पीने के जल में आर्सेनिक संचित होने से, पीने के जल में फ्लोराइड एकत्रित होने से, पारे से प्रदूषित मछलियों के सेवन से, जल में तेल के फैल जाने से। तो ये उत्पन्न होता है पारे के दूषित मछलियों के सेवन से। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं, अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है, यानी अम्ल वर्षा में SO2 सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है 10%, 70%, 50%, 30%। तो अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्सीजन, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा 17%, यानी 70%, 70% अम्ल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड का, सल्फ्यूरिक अम्ल का भाग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, आगरा स्थित विश्व प्रसिद्ध ताजमहल को मुख्यतः किस गैस से खतरा है? CO2, NO2, SO और ये CFC से, यानी सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन फ्लोरोकार्बन, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये सबसे ज्यादा इसको प्रभावित करता है, खतरा है तो सल्फर डाइऑक्साइड से, क्योंकि इसी की उपस्थिति होने पर 70% वायुमंडल में उपस्थित होने पर अम्ल वर्षा का कारण बन जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई? पैन, स्मॉग, मिथाइल आइसोसाइनेट, सल्फर डाइऑक्साइड। तो भोपाल गैस त्रासदी में गैस के रिसाव से हुई थी, वो मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था, वहां पे वही गैस 1984 में ये हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, साधारणतः कितने तीव्रता की ध्वनि मानव सहन कर सकता है? 2016 और 2017 तक, ये यानी 17 में प्रश्न किए गए हैं, यानी साधारण जो मनुष्य है वो उसका ध्वनि सहन कर सकता है 20 से 30 डेसिबल तक, यानी 20 से 30 डेसिबल तक, यानी डेसिबल तक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्न में से कब चिपको आंदोलन हुआ? यानी निम्न में से चिपको आंदोलन कब हुआ? 1974 ईस्वी में चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, क्योंकि वहां के लोग ये पेड़ से चिपक जाते थे, क्योंकि पेड़ को काटने से रोका जाता था। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी है तो अम्ल वर्षा के लिए, ओजोन परत और क्षय के लिए, वैश्विक तापमान के लिए, तापीय वर्धन के लिए। तो आपको बता दे, ओजोन परत और क्षय के लिए ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्तरदायी होता है। चिपको आंदोलन निम्न की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया, ये 2012, 17 और 2017 में कंपलसरी में पूछा गया। घास स्थल के लिए, जंगल के लिए, पहाड़ के लिए और नदी के लिए। तो चिपको आंदोलन निम्न की सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया, तो वो है जंगल के लिए। ठीक है, वो जंगल के लिए किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 6 दिसंबर को, 5 जून को और 6 जनवरी को, इनमें से कोई नहीं, तो 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं,
कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक है। 2015 और 21 में किया गया प्रश्न है। शैवाल, लाइकेन, कवक, इनमें से सभी। तो सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का सूचक होता है, वो होता है लाइकेन के। अगला प्रश्न है आपका कि बायोगैस में होते हैं, ये 2021 और 2012 में पूछे गए प्रश्न है। CO2, H2S, CH4, इनमें सभी। तो बायोगैस में जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड भी, हाइड्रोजन सल्फाइड और मेथेन गैस भी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि चिपको आंदोलन संबंधित है। वृक्ष लगाने से, मनुष्य द्वारा वृक्षों को काटकर गिराए जाने से, बचाने से, तंबाकू छोड़ने से, इनमें से सभी। तो चिपको आंदोलन जो है वो आपका है कि मनुष्य द्वारा वृक्षों को काटकर गिराए जाने से बचाने के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, लाइकेन सूचक है CO2 प्रदूषक का। ये 2016 में प्रश्न पूछा गया है। सल्फर डाइऑक्साइड का, CO2 का यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का, जल प्रदूषण का। लाइकेन का मुख्य सूचक जो है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण यानी WH का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है? ये 2017 में क्वेश्चन किया गया था। 20 से 30 डेसिबल, 45 डेसिबल, 75 डेसिबल, 90 डेसिबल। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 20 से 30 डेसिबल। अगला है प्रश्न आपका, ग्रीन मफलर, यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है? ये 2018 में पूछा गया है। मृदा, जल, वायु, ध्वनि यानी ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण के निदान हेतु प्रयुक्त होता है? मृदा, जल, वायु, ध्वनि। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर डी नंबर, ध्वनि के लिए यानी साउंड के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है 40वां, इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर ओजोन और क्षयकारी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रित के लिए किया गया है? तो ये 2018 का प्रश्न है। मॉन्ट्रियल, रामसर, बहाई, इनमें से कोई नहीं। यानी मॉन्ट्रियल, रामसर, रामसर, बहाई, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो रोक लगाया गया है वो आपको मॉन्ट्रियल यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्नांकित में से क्या नहीं पाया जाता है? 2020 का प्रश्न है। PAN, सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्रकाश रासायनिक धुंध में निम्न में से नहीं पाया जाता है, वो होता है PNA। अगला प्रश्न है आपका कि अम्लीय वर्षा में pH कितना होता है? यानी अम्लीय वर्षा में pH कितना होता है? लगभग 5 होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? ये 2022, 20 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया है। पारा को DDT, A और B दोनों सल्फर डाइऑक्साइड यानी ये माना गया है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा DDT को। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये 2021 का प्रश्न है। मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन। तो ग्रीन हाउस जो गैस नहीं है वो एक हाइड्रोजन होता है, एक नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है 45वां प्रश्न है, रेडियोधर्मी प्रदूषक के सबसे प्रतिकूल प्रभाव का परिमाण है। ये 2022 का प्रश्न किया गया है। क्षय रोग, पोलियो, हेपेटाइटिस, जीन उत्परिवर्तन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीन उत्परिवर्तन। डी नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर। लास्ट प्रश्न है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक है। ये 2022 का प्रश्न है। वायु का, मृदा का, जल का, वायु तथा जल का। यानी ये आपका प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यानी एक प्रमुख प्रदूषक है। ये 2022 का क्वेश्चन किया गया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो है आपका वायु का प्रदूषक होता है। चलिए अगले, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को। ठीक है, तब तक धन्यवाद आप सभी का।